दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने जाना कि एग्जीक्यूटिव एक्चुअली होता क्या है, कितने तरह के कार्यपालिका होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फिर जाना कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्या होता है और क्यों इसको अपनाया गया। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि प्रेसिडेंट की एकाधिकार शक्तियां क्या होती है, व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और आज हम लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और उनके मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। अब हेड किस चीज का होता है हम लोग सभी जानते हैं, वो गवर्नमेंट की हेड होती है, वो लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, है ना। अगर मान लीजिए अगर बीजेपी है तो बीजेपी के लीडर कौन हो गए, नरेंद्र मोदी जी, है ना। और उनको मेजॉरिटी प्रूफ करना हुआ होगा ना, तभी ना वो लोकसभा में मेजॉरिटी लाके अपना सरकार चला रही है भारत में, है ना। तो अगर उनको मेजॉरिटी प्रूफ करना हो तो कितना चाहिए होगा उनको सपोर्ट, कितने मेंबर्स का, तो 272 का, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है 543 और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है 552। अभी कितनी है 543, तो उसका 50% प्लस 1 कितना होगा 272 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने में। और उतना अगर हो गया किसी भी पार्टी का तो उसके लीडर क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, तो उन प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होता है कि सपोर्ट होता है मेजॉरिटी का, बहुमत होता है उनके पास। लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी ऑब्वियसली बात है, बीजेपी पार्टी की लीडर कौन हो गई, मोदी जी हो गए, है ना। तो वो लीड करते हैं ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। हाँ, मंत्री परिषद क्या होती है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट चार्जेस, इसको मैं बोलूं तो, ठीक है ना, स्वतंत्र प्रभार या डिप्टी मिनिस्टर या कैबिनेट मंत्रालय, ये तो आप लोग ने नाम सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हेल्थ मिनिस्टर कौन है हम लोग के, हर्षवर्धन, और उसके डिप्टी में कौन हो गए, अश्विनी चौबे। तो क्या हो गया, डिप्टी मिनिस्टर कौन हो गए या मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, अश्विनी चौबे जी हो गए। और कैबिनेट किनको मिला हुआ है एक्चुअल में, तो हर्षवर्धन जी को। तो कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। उनके पास ज्यादा पावर और कैबिनेट काफी लिमिटेड नंबर को मिलता है, लिमिटेड नंबर ऑफ आदमी को मिलता है कैबिनेट। जो प्राइम मिनिस्टर काफी नजदीक होते हैं, जो उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा होता है, उनको कैबिनेट मंत्रिमंडल मिलता है, सभी को नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ को बनाया जाता है कैबिनेट, कुछ को बनाया जाता है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्जेस। ये सारे चीज में किस में आते हैं, अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करूं तो दोनों आएंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में बोलो तो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, फिर क्या बात आता है कि डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिनिस्टर आर गिवन रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको पदभार मिलता है, किन्हीं को कैबिनेट मिल गया, किन्हीं को मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मिल गया, इंडिपेंडेंट चार्जेस मिल गया। तो उनके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, जो ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, जो काफी उस मामले में काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग को पता ही है, विदेश मंत्री जो खुद पहले आईएफएस रह चुके हैं, पता ही होगा, है ना। से हम लोग सभी को पता, अभी फॉरेन अफेयर्स जो कि पहले आईएफएस रह चुके हैं, वो कौन है, एस जयशंकर। तो वो काफी अपने मामलों में, जब उनको आईएफएस मिला है वो कैबिनेट, तो वो पहले भी आईएफएस रह चुके, तो काफी उनको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ऐसा सब सारे मंत्रालय के साथ नहीं होता है, ठीक है ना। पीएम ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएम एंड ऑल मिनिस्टर हैव टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप पीएम बनते हो या कोई मिनिस्टर बनते हो तो आपको मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ना राज्यसभा के मेंबर हो ना लोकसभा के मेंबर हो और मिनिस्टर पद एंजॉय करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपको किसी भी हाउस का मेंबर होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो पीयूष गोयल रेल मंत्रालय में है, वो कहाँ के मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर है। और जब अरुण जेटली जब जी थे तो वो लोकसभा अपना इलेक्शन हार गए थे, तो उनको राज्यसभा से अपना नॉमिनेशन फाइल करना पड़ा था, क्योंकि वो वित्त मंत्री थे। अगर आपको मंत्रालय अगर मिला है तो आपको
मेंबर होना पड़ेगा सांसद का। सांसद मतलब, संसद मतलब क्या, लोकसभा एंड राज्यसभा का मेंबर होना ही होगा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। मनमोहन सिंह जी भी क्या थे, राज्यसभा के मेंबर थे फ्रॉम असम, ठीक है ना। If someone becomes a minister or prime minister without being MP, such person has to get elected to the parliament within 6 months. अगर कोई ऐसे मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बिना किसी हाउस के मेंबर हुए अगर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनको विद इन 6 मंथ्स में किसी भी हाउस में इलेक्ट होना ही होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर वो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, ना जनता का ना ही राज्य का, तो उनका क्या मतलब रह जाएगा प्राइम मिनिस्टर बनने का, मिनिस्टर्स बनने का। ओके, इसके पीछे यही लॉजिक बनता है। सेम विद द स्टेट, स्टेट में भी क्या होते हैं, सीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, सेम प्रोविजन, और वहां भी 6 महीने का क्राइटेरिया है, या कोई मुख्यमंत्री बने या कोई मिनिस्टर बने मंत्री परिषद में, उनको 6 महीना अगर ऐसा कोई बन जाए जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो उसको 6 महीने के भीतर उनको इलेक्ट होना पड़ेगा, ईदर ऑफ दी हाउस, दोनों में से, हाउस में से कोई भी। अभी आप लोग ने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे विधानसभा के कोई मेंबर नहीं थे, उनको विधान परिषद से चुनाव जितवाया गया उनको, क्योंकि वो क्या बन गए थे, मुख्यमंत्री, एंड विद इन 6 मंथ उनको चुन के जाना था, या तो मंत्री परिषद, सॉरी विधान परिषद में या तो विधानसभा में। तो विधानसभा में तो वो पार्टिसिपेट किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया था, ठीक है ना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको इलेक्ट होना ही पड़ा एमिड ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के बीच में ही इलेक्शन होके उनको चुन लिया गया इन द मंत्री परिषद, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव रूटीनली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ लेजिस्लेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है संसदीय कार्यपालिका की वो क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कार्यपालिका होती है, वो किसके कंट्रोल में अंदर रहते हैं, सुपरविजन में किसके निगरानी में रहते हैं, तो वो लेजिस्लेचर के निगरानी में रहते हैं। तो अगर मान लो कि मोदी जी कुछ ऐसा ही पॉलिसी लाएं, ठीक है, जो अपोजिशन को अच्छा ना लगे, ठीक है ना, दूसरे मेंबर्स को अच्छा ना लगे, तो क्या वो क्वेश्चनेबल होंगे? बिल्कुल उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पॉलिसी लाने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोग अक्सर देते ही होंगे कि बहुत सारे मोदी जी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना कि मोदी जी कुछ भी पॉलिसी ला देंगे और हमारे कंट्री लोग एक्सेप्ट कर लेंगे या हमारी पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर लेगी। वहां पे अदर मेंबर्स होते हैं उनको क्वेश्चन करती है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जवाबदेह है, वो काउंटेबल है ना। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या बन जाएगी एग्जीक्यूटिव, हमारी डिक्टेटर बन जाएगी, तानाशाह बन जाएगी, जो चाहो वो ले आ सकती है ना। कुछ अदर मेंबर्स जो क्वेश्चन करते हैं जिनका जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सामूहिक तौर पर किसके लिए जवाबदेह होती है, किसके लिए उत्तरदायी होती है, लोकसभा के लिए, ठीक है। बेस्ड ऑन द सोलिडारिटी ऑफ कैबिनेट implies vote of confidence even against a single minister leads to resignation of entire council of ministers। अगर एक भी मिनिस्टर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करना पड़ेगा, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। यानी क्या है, कलेक्टिवली दिखाती है, सोलिडारिटी दिखाती है, एकता दिखाती है कि उनको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होना है। ये नहीं कि एक कुछ कर दिया और दूसरा अच्छा काम कर दिया, वो पूरे कलेक्टिव सामूहिक तौर पर उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। समझ आया? अब इसका मतलब क्या होता है, इंडिकेट्स दैट इफ मिनिस्टर डजंट एग्री विद द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ कैबिनेट ही और शी मस्ट एक्सेप्ट डिसीजन और रिजाइन। अगर मान लीजिए, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए कि होम मिनिस्टर साहब जो हमारे अमित शाह जी हैं और जो हमारे रोड मंत्रालय में कौन है, नितिन गडकरी जी है, दोनों के बीच में आपस सहमति ना बने, ठीक है, तो उनको अमित शाह जी का डिसीजन मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उनको अपने मंत्रालय का मतलब पूरे कैबिनेट का, पूरे मंत्रिमंडल का बात मानना ही पड़ेगा नितिन गडकरी जी का। अगर नहीं माने तो क्या करना पड़ेगा, उनको रिजाइन करना पड़ेगा।
आप सहमत नहीं तो रिजाइन मार दो, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, अगर किसी पॉलिसी से नितिन गडकरी जी अगर एग्री नहीं होते हैं तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप एक्सेप्ट कर लो या तो आप रिजाइन मार लो। आप ना ये नहीं कि आप पार्टी विरोधी बात बोलने लगोगे विद इन द कैबिनेट। अगर कैबिनेट में मिनिस्टर को विश्वास नहीं है अपने पूरे मंत्रिमंडल पे तो क्या देश चलाएगा, है ना। तो या तो आपको एक्सेप्ट करना है या तो आप रिजाइन मार दो सिंपली, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज प्रीएमिनेंट पोजीशन, डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ पीएम ऑटोमेटिकली ब्रिंग डिसोल्यूशन। जो प्राइम मिनिस्टर काफी इंपॉर्टेंट प्लेस, काफी महत्वपूर्ण पोजीशन एंजॉय करती है, और ये भी बात कहा गया है कि अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं या इस्तीफा दे देते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, जितनी सारी उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो सब खत्म। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके बोलने पे अपॉइंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन किसके बोलने पे, प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या पीएम का रोल क्या होता है। तो पहला एक्ट एज लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन वन हैंड एंड प्रेसिडेंट ऑन द अदर हैंड। तो एक लिंक की तरह काम करते हैं, एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं मंत्रिपरिषद के बीच और राष्ट्रपति के बीच। वो कैसे, अगर कैबिनेट कोई भी डिसीजन लेती है तो प्रेसिडेंट को बताना होगा कि भाई हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं। फाइनली जो क्या होता है, प्रेसिडेंट ही ना एक्ट बनाती है, साइन करके अधिनियम बनाती है, तो वो साइन नहीं करेगी तो क्या रहेगी, वो मामूली सी बिल रहेगी, ठीक है। तो डिसीजन कम्युनिकेट करना, बातचीत करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या वो क्या कौन काम करती है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसे काम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ पीएम टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ सीओएम। सीओएम बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एक संवैधानिक दायित्व है हमारे प्रधानमंत्री की, जो कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन ले, या तो हमारे प्रशासनिक से रिलेटेड या तो कोई बिल पे बात हो, तो वो सारा डिसीजन किसको बताना पड़ता है, प्रेसिडेंट को। ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, संवैधानिक दायित्व है। इसीलिए ये बात बताना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेसिडेंट को कि हम क्या डिसीजन लिए रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, ठीक है ना। नाउ कौन क्या क्या पावर एंजॉय करती है पीएम, कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जितनी सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोल करेंगे। लीडरशिप ऑफ द लोकसभा, क्योंकि वो क्या होते हैं, लोकसभा के मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, तो क्या वो लीडर ऑफ दी लोकसभा भी होते हैं, यानी वो लोकसभा का नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप दिखाते हैं। वहां पे दिखाते कि वो लीडर है ही, है ना। कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, जितने सारे आईएएस आईपीएस है उसको क्या करते हैं, कमांड करते हैं, है ना। प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनालिटी ड्यूरिंग इलेक्शन, जब भी कभी चुनाव होता है तो क्या होता है कि चेहरा बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, जैसे मोदी जी जब इलेक्शन रैली वगैरह होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर हर रैली में जाते ही है ना, कि हाँ हम तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, और ये हम एक पर्सनालिटी शो करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, चुनावी रैली वगैरह में, ठीक है। प्रोजेक्शन एज अ नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिट्री, जब भी कोई अधिवेशन होता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे तो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया की तरफ से, बोलते हैं मोदी जी कि हाँ मैं भारत से हूँ, है ना। भारत की 130 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कहीं विदेश जा रहे होते हैं किसी पॉलिसी फ्रेम करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर से लेकर, ठीक है। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नाउ क्या बात आती है कि पहले जो थी 1977 के पहले मैं बोलूं तो वन पार्टी रूल था, सिर्फ कांग्रेस ही शासन कर रही थी। ऐसा नहीं था कि दूसरी पार्टी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस का जो वर्चस्व था काफी ज्यादा था। जो इमरजेंसी लगा और इमरजेंसी खत्म हो गया तो क्या हुआ, कांग्रेस को करारी हार मिली, और जो जनता पार्टी थी, जो मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने हमारे देश के 1977 में, तो पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई जनता पार्टी के रूप में। उसके बाद से एक दौर ही चला गया। हालांकि इंदिरा गांधी ने 1980 के इलेक्शन में जीता, ठीक है, फिर 84 में कांग्रेस जीती, लेकिन 89 के बाद ये कहा जाता है कि कोलिशन गवर्नमेंट का दौर चलना स्टार्ट हो गया, और अभी तक हम लोग एक कोलिशन गवर्नमेंट में ही गवर्न हो रहे हैं, एक गठबंधन की सरकार में ही गवर्न हो रहे हैं, कि एनडीए क्या है, गठबंधन की
सरकार है ना। तो वही होता है। 1989 के बाद क्या हो गया, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होने लगा, गठबंधन की सरकार बनने लगी, ठीक है। तो उससे हमारे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव पे क्या असर पड़ा, अभी हम लोग जानेंगे। इफेक्ट ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट ऑन वर्किंग ऑन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, क्या असर पड़ा, ठीक है ना। रिजल्टेड इन डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन सिलेक्शन ऑफ पीएम। तो यहां क्या हुआ कि पीएम का जो एकाधिकार शक्ति होता है प्रधानमंत्री चुनने का, वो बढ़ गया। अगर 2-3 पार्टी अगर ये क्लेम करे कि हाँ मेरे पास मेजॉरिटी है, मेरे पास मेजॉरिटी है, तो उस समय प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपना एकाधिकार शक्ति को निकालेंगे अपने पॉकेट से और यूज करेंगे कि हाँ एक्चुअली में रियल में किस पार्टी के पास मेजॉरिटी है और किसको मैं इनवाइट करूंगा सरकार बनाने के लिए, किसको मैं अपॉइंट करूंगा प्राइम मिनिस्टर के लिए। ओके, तो क्या हुआ, इसके आने के बाद ये चीज बढ़ने लगा उनके पावर का, ठीक है ना, डिस्कशनरी रोल बढ़ने लगा प्रेसिडेंट का। फिर बात आता है कोलेशन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज नेसेसिटेड मच मोर कंसल्टेशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टनर्स। तो अगर आप गठबंधन की सरकार बनाते हो, 2-3 पार्टियां होती है, तो सबसे आपको समन्वय स्थापित करना होगा, करना पड़ेगा ना। अगर वो बोल रही है उसका बात सुनना पड़ेगा, उसका बात सुनना पड़ेगा। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, गठबंधन की सरकार है, आपका उसका बात ही रखना पड़ेगा, उसका बात ही रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखो तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि वो अपना सपोर्ट भी ड्रॉप कर सकती है ना। तो सब में हाँ बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं कि विरोध करना पड़ेगा कोलिशन पॉलिटिक्स में, सब बिल्कुल नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हो, वहां पे एनसीपी भी है, कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है ना। जो एनसीपी है एंड जो कांग्रेस है वो क्या बोलती है, मैं सेक्युलर हूं, और जो शिवसेना क्या बोलती है, प्योर कट्टर हिंदुत्व। तो कैसे चल रही है सरकार को पता ही है कि वो लोग कुछ आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, लोग कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन कोई खिलाफ नहीं जा सकते। तो क्या मिल रहा है उनको, सत्ता मिल रहा है, सत्ता से मतलब है, कॉम्प्रोमाइज तो हम लोग कर सकते हैं आइडियोलॉजी के साथ। तो यही होता है, आपको सबके साथ समन्वय स्थापित करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टनर के साथ। ब्रॉड रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोरोगेटिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रोरोगेटिव मतलब क्या होता है, स्पेशल ऑर्डर, है ना। अगर अब प्राइम मिनिस्टर अगर एक पार्टी से मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर 2-3 पार्टी अगर मिलकर एक सरकार बनाती रही होती है, तो उसमें ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ भी ऑर्डर निकाल दे बिना पार्टी कंसल्टेशन के। जो मेंबर कोलिशन के बिना ऐसा नहीं कर सकते कि भाई बिना मेंबर कंसल्ट होते हुए वो कुछ भी ला सकती है स्पेशल ऑर्डर। उसके लिए उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, बाकायदा मीटिंग बुलानी पड़ेगी, है ना। अगर नहीं बुलाएगी तो क्या होगा, अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी, पूरी सरकार गिर जाएगी, काम खत्म। पॉलिसी एंड प्रोग्राम और द गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड बाय द पीएम। ये भी बात आती है, अगर पॉलिसी आप फ्रेम कर रहे हो कंट्री की, तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे हाँ ये पॉलिसी लाओ। जो कॉलिशन, जो गवर्नमेंट, जो अदर पार्टीज है, उनका भी रिकमेंडेशन फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, काफी एक बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है, अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है। बुरा इसीलिए क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं दिखाती। अगर आप स्टेबल नहीं रखोगे सरकार को, तो पीपल लोग की पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करेगा, आप लोग को सिर्फ सत्ता ही ध्यान में रहेगी। और अच्छी बात इसीलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पावर को थोड़ा कम करती है पॉलिसी एंड प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करने में, क्योंकि दूसरी पार्टी भी लगाम लगा सकती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप लोग को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल श्योरली रिप्लाई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।